हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुएक्स में। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जारी युद्ध है वो चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गया है और इसके कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि यह सैन्य टकराव का वॉर कैसे ख़त्म होगा। इसलिए पश्चिम एशियाई देशों से तेल एवं गैस की आपूर्ति का संकट और गहरा सकता है। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल एवं गैस के दाम और अधिक बढ़ सकते हैं। इसके नतीजे में भारत सरकार को भी दाम और उनकी कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। इससे देश में कुछ ना कुछ महंगाई भी बढ़ सकती है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पश्चिमी देशों के लिए जो हवाई यात्रा वो पहले ही महंगी है। आशा की जानी चाहिए कि कीमतें बढ़ने की नौबत ना आने पाए, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार भी रहा जाना चाहिए। आज की जो करंट डिबेट जो टॉपिक्स चल रहे हैं करंट न्यूज़ चैनल्स में, वो दिख रहे हैं कि किस तरीके से एक वॉरिसम कंडीशन जनरेट हो रही है इंडियन इकोनॉमी में। जैसे ये मिंट का एक न्यूज़ आर्टिकल है, यहाँ पे पीएम मोदी कंसर्न जता रहे हैं रिगार्डिंग एलपीजी। उसी तरीके से एक और न्यूज़ हेडलाइन में चल रही है, वो ये है कि पीएम मोदी क्लियर्स इंडियाज स्टैंड ऑन ईरान वॉर, what are the impacts on Hormuz disruptions. Another news is that LPG crisis alert, 14.2 kilogram of gas cylinder may be cut to 10 kilogram as Hormuz tension hit India's supply. देखिए, ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो आ रहा है उसको किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये तो सब आप जानते हैं। अब हम कुछ मेन कारण इसका जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इजराइल और ईरान युद्ध का हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ना। देखिए, हम कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें इंक्लूड करेंगे, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और आप चाहें तो पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। देखिए, ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले के 3 सप्ताह गुजरने के बाद उसकी तपिश पूरी की पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है। अब आप देख सकते हैं क्या सिचुएशंस हो रही हैं युद्ध में, रक्तपात, सैन्य खर्च, ऐसे करके और अदर प्रॉब्लम्स भी दिनों दिन बढ़ते जा रही है। जैसे दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं थे उनका भी उत्पादन के स्तर में कई प्रकार की चुनौतियां आना, सप्लाई और डिमांड डिस्ट्रप्शन जो आ रहा है, जनरेट हो रहा है इकोनॉमी में, वो भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंसर्न हमारी अर्थव्यवस्था पर है। तेल गैस की किल्लत, उस मुश्किलों से जो हमारे ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ते जा रहा है, वो एक अभूतपूर्व स्थिति पे जाने लगा है। अगर सीधे वित्तीय बोझ की बात करें तो केवल पहले सप्ताह में ही अमेरिका को 11.3 अरब डॉलर रुपए खर्च करने पड़े। युद्ध से जुड़े मोर्चे को मजबूत बनाए रखने के लिए अमेरिकी रक्षा मुख्यालय, जैसे पेंटागन में है, वो बता रहा है कि 838 अरब डॉलर के रक्षा बजट से इतर और 200 अरब डॉलर एक्स्ट्रा डिमांड रखी गई है। यह 200 अरब डॉलर की राशि इससे भी अधिक है जितनी अमेरिका ने गत वर्ष अपने जो खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाता है अपने सिटीजन्स के लिए, उससे भी कई ज़्यादा। और आप तो जानते ही हैं कि युद्ध की कीमतें केवल रक्षा खर्च में ही बढ़ोतरी के एक ही मोर्चे पे हम लड़ नहीं रहे हैं, इसका गतिरोध दिन ब दिन किसी न किसी सिचुएशन में बढ़ते जा रहा है। जैसे अब इसी न्यूज़ को ले लीजिए, अभी हमारे इंडिया में एलपीजी के क्राइसिस का जो एक अलर्ट जारी हो चुका है कि किस तरीके से हमारा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आ गया है, तो ये भी बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। अब हॉर्मुज का जो जल मार्ग में गतिरोध, इसका एक बड़ा उदाहरण है। अमेरिका इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने इस तंग जल मार्ग में आवाजाही को अपने हिसाब से नियंत्रित किया है। इसके बारे में हमारा एक ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड है वीडियो, आप उसे देखने के लिए और अधिक समय दे सकते हैं, जहाँ पे किस तरीके से हॉर्मुज हमारे लिए एक इकोनॉमिक मैटर पर कितना इम्पोर्टेंस रखता है, वो देखना वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने समझाया। अब अमेरिका इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने इस तंग जलमार्ग में आवाजाही को अपने हिसाब से नियंत्रण करना चालू कर दिया है। इसी वजह से दुनिया भर में तेल एवं गैस आपूर्ति के समीकरण बिगड़ने लगे हैं। समझ लीजिए कि हॉर्मुज एक वह पाइपलाइन है जिससे 20% तेल की आपूर्ति पूरे देश में होती है, पूरे वर्ल्ड में होती है, एक तरीके से कहें। ईरान ने इस पाइपलाइन को ही बंद कर दिया है। इसके बाद से जो खाड़ी देश है, जो अरब कंट्रीज़ हैं, गुल्फ कॉपरेशन काउंसिल्स हैं, इसके जो नेशंस हैं, वहाँ पर भी ये समस्या देखने को मिल रही है कि जो वहाँ पे तेल का औसतन उत्पादन 1 करोड़ प्रति बैरल प्रतिदिन जो होता था, वो अब घट रहा है। हॉर्मुज से तेल की ढुलाई युद्ध से पहले की तुलना में 10% से भी कम रह गई है। तेल की कीमतें
$72 प्रति बैरल से बढ़कर के ये $113 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। कई जानकार इसे अभी तक एक सबसे बड़ा तेल संकट करार दे रहे हैं। अब रीज़न क्या है ये हमें जानने के लिए जो न्यूज़ है उसको गो थ्रू पढ़ना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे। अब आम लोगों के लिए तो इसका यही अर्थ है कि पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे, रसोई गैस की कीमतें बढ़ेगी, फैक्ट्री में उत्पादन जिस तरीके से होता था वो अब डिस्ट्रप्शन में आएगा। ठीक है। अब जो एक और कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि जो फर्टिलाइजर्स कंपनीज हैं जहाँ से उर्वरक का मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसके ज़रिए भी खेती भी महंगी हो जाएगी। अब तेल की कीमतों में अगर 10% की बढ़ोतरी होती है तो हमारी महंगाई पर 0.4% का बोझ पड़ना निश्चित होता है। अब गैस आपूर्ति का मुद्दा भी चिंता बढ़ा रहा है। अब विश्व में गैस की 20% की जो आपूर्ति है वो कतर से होती है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है। या अरब कंट्रीज़ भी अगर अपन कंसिडर करें तो देख सकते हैं, यूरोप से लेकर एशिया तक फैक्ट्री को चलाने, घरों को गर्म रखने, खाना पकाने और उर्वरक जैसी छोटी छोटी समस्याओं को भी ये जो हमारा क्राइसिस है ये किस तरीके से और एक बुरी हालत पे ले जा रहा है। अब जो मार्च का महीना था जो अभी चल रहा है और अभी कुछ समय और बाकी है, कुछ दिन बाकी है। अब इसी में ही कतर का मुख्य जो गैस संयंत्र है वो 2 बार हमलों का शिकार बन चुका है। इससे इतना नुकसान पहुंच चुका है कि जो भारत और अन्य देशों के साथ जिसके साथ इसके ट्रेड रिलेशंस थे वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चुनौतियाँ देखने को मिलने लगी है। दुनिया के किसी भी हिस्से में गैस के बड़े रणनीतिक भंडार की कोई व्यवस्था नहीं है। अब समझ लीजिए कि अगर पाइप बंद हुआ तो बैकअप के लिए कोई टैंक नहीं है। ठीक है। इसका असर किसानों को फर्टिलाइज़र में की जो मात्रा है या उनका जिस तरीके से हम एलपीजी की सप्लाई से प्रॉब्लम में हैं, उसी तरीके से किसान भी फर्टिलाइज़र की सप्लाई से प्रॉब्लम में है। ठीक है। 6 दिनों के दायरे में यूरिया की कीमतें 32% बढ़ चुकी है। ये आप दैनिक भास्कर और कई ऐसे हिंदी न्यूज़पेपर में आप अगर रोज़ हेडलाइन भी चेक करेंगे तो आपको ये समस्या धीरे धीरे किस तरीके से बढ़ते जा रही है ये दिखते जाएगा। अब हमारे लिए इस बात को ज़्यादा फोकस रखना ज़रूरी है कि क्या ये घटनाक्रम दुनिया में मंदी की दस्तक का एक संकेत है, या मंदी का अर्थ है फैक्ट्रियों में उत्पादन का घटना। अब भर्तियाँ कम होगी, बिल्कुल स्वाभाविक है, आमदनी भी सिकुड़ेगी, बिल्कुल स्वाभाविक है, और अंततः अर्थव्यवस्था का सुस्त होना ये लाजमी है। अब भले ही दुनिया भर में अर्थशास्त्री मंदी की बात स्वीकारने के लिए हिचक रहे हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है कि उनकी स्थिति जो है देशों की अगर वो अपने नागरिकों से स्पष्ट रूप से कह दें तो क्या हाल होगा वो हम कोविड के दौरान देख चुके हैं। अब इसकी आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि युद्ध शुरू होने से पहले भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। हम जानते हैं कि कई प्रमुख आर्थिक संकेत जो इंडिकेटर्स है वो कई समय से मंदी का और इशारा कर रहे हैं, और ये युद्ध ने और इस पर एक चिंगारी डाल दिया। युद्ध शुरू होने के बाद अब मंदी की आशंका करीब 50% तक के तो बढ़ चुकी है। अब इस आशंका को बड़े पैमाने पर कई आपदाएं और जाकर के और इसमें तेल डालने का काम कर रही है, जैसे कि तेल की कीमतें बढ़ना। अब हम ये भी जानते हैं कि महंगाई का जोखिम जो है वो किस तरीके से असर डालता है हमारी अर्थव्यवस्था पर। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं वो भी इंस्टॉल्ड रुक जाते हैं। उसके साथ साथ जितनी वेलफेयर स्कीम है, जितनी सोशल वेलफेयर स्कीम है, उस पर भी असर आना बिल्कुल निश्चित है। अब ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले खेमे का कहना है कि वह परमाणु खतरे को समाप्त करने के लिए कैसा कर रहे हैं। हालांकि उनके इस कालक्रम में जो भी उनके द्वारा किया जा रहा है, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला जो एनर्जी सप्लाई चेन है उसमें तो किसी न तरीके से इफेक्ट तो आ ही गया है। अब जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो ईंधन है, अगर ये युद्ध और खिंचता चला जाता है तो किस तरीके से ये मंदी की ओर हमारा इशारा दिख रहा है, वो तो वैश्विक जीडीपी को भुगतना तो पड़ेगा। अर्थशास्त्री भले ही तमाम बातों से हिचक रहे हैं, लेकिन आंकड़े और जो मेजर इंडिकेटर जिसे हम कह लें वो वास्तविकता को प्रकट करने से हिचकते नहीं हैं। देखिए, पश्चिम एशिया में लंबे खिंचते युद्ध को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ कई आपात बैठकें कर चुके हैं, जिसमें देश भर में ऊर्जा आपूर्ति के किस तरीके से निर्बाध बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलाने के लिए कई तैयारियों को लेकर चर्चा भी की है और समय समय पर कई मांगे उठी है। इसी बैठक में पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ ही उर्वरकों की आपूर्ति सुगम तरीके से चलते रहे, इसके लिए भी मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा कई सारे कदम उठाए गए। जिस तरह केंद्र सरकार संकट से पार पाने के लिए कमर कसी दिख रही है, उसी तरह राज्य सरकार भी सक्रियता दिखाया अगर नहीं पाती है
तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट में आएगा, क्योंकि सेंटर और स्टेट का जो कॉर्डियल रिलेशंस है वो यहाँ पे बिगड़ने के हालात दिखते हुए हैं। अब एक तरीके से देखें तो ये उचित ये भी होगा कि प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री है और चीफ सेक्रेटरी है, उनके साथ भी उस उद्देश्य से चर्चा करें कि हर स्तर पर यह संदेश पहुंचे कि देश में कहीं पर भी ऊर्जा और उर्वरक का संकट पैदा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और इसी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से हमारी अदर सेक्टर भी से लिंक्ड है। अब निसंदेह है कि मौजूदा स्थिति की तुलना कोविड काल से नहीं की जा सकती, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और उनकी ब्लैक मार्केटिंग, जैसे कि आप सिलेंडर को लेकर के सुन ही रहे हैं, ठीक है, और जमाखोरी जो इम्पोर्टेंट इसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी किस तरीके से जमाखोरी हो रही है, इसको ना होने देने पर एक निगरानी तंत्र तो बनाना होगा। केंद्र और राज्य सरकार को केवल यही देखना है कि ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति सुगमता से होती रहे, बल्कि इस पर भी ध्यान दें कि अर्थव्यवस्था के पहिए एक एक फ्लो में चलते रहें, क्योंकि हम कोविड को ऑलरेडी झेल चुके हैं कुछ सालों पहले। अब अगर हम ये एक और क्राइसिस को हम अगर फिर से अपनाते हैं या हमारे ऊपर एक तरीके से बोझ आता है, तो फिर ये इकोनॉमी जो एक स्तर पर बढ़ती जा रही थी वो किस तरीके से डाउन ट्रेंड हमें शो होने लगेगा, तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। तो एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आम जनता को भी ये समझना होगा कि जो संकट पैदा हुआ है उसमें भारत सरकार का कोई भी हाथ नहीं है, ना वो कुछ अपना मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हुए उसमें कोई भूमिका नहीं निभा सकती। ऐसे में यदि कहीं किसी तरह की कठिनाई भी पैदा हो तो आम लोगों को संयम का परिचय देना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आज की पार्लियामेंट की डिबेट में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी ऐसे कई वक्तव्य बोले गए, जिससे ये समझ में आ रहा है कि अब हम जिस और बढ़ रहे हैं, जिस और युद्ध बढ़ रहा है, तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे में यदि कहीं किसी भी तरह की कठिनाई पैदा हो तो आम लोगों को संयम का परिचय देना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और ध्यान रहने की बात ये है कि किसी भी संकट का समाधान तभी आसान होता है जब चाहे वो शासन हो, ठीक है, या प्रशासन हो, इसके साथ साथ आम जनता भी उसके समान इस भाव से करती रहे या चलती रहे, जैसे भी चुनौती हो उसे पार पा लिया जाएगा। तो अब आप ये भी जानते हैं कि किस तरीके से ये तनाव जो है वो संयुक्त राष्ट्र को भी एक तरीके से इसमें शामिल करता है। एक और संयुक्त राष्ट्र के मन से शांति संवाद की बात की जाती है और दूसरी तरीके से हम जब ज़मीनी स्तर पर देखें तो मिसाइल हमले, सैन्य कार्रवाई और अन्य जो डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स है वो किस तरीके से वैश्विक शक्ति संतुलन को ख़राब कर रही है वो हम जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर देशों के बीच जो सहयोग या एक संवाद या शांति की जो एक भूमिका चलनी चाहिए थी वो बहुत ही लड़खड़ाती हुई अब नज़र आ रही है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों की मांग यही है कि संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी और सक्षम बनना जरूरी है, विशेष रूप से निर्णय प्रक्रिया को तेज करना और भू राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको संतुलन में लाना। इसको सब देखते हुए संयुक्त राष्ट्र केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक मानवता की उस आशा का प्रतीक है जो युद्ध और संघर्ष से परे एक शांतिपूर्ण विश्व की कल्पना करती है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको मैंने इसमें क्लिप्स लगाई है इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम किस सिचुएशन से अब फेस कर रहे हैं और हमें किस तरीके से इसको सामना करके आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी आने वाले वीडियोस को मिस ना कर पाए। हम ऐसी करंट अफेयर्स पे डेली वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।